नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये पेपर दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको प्रश्नों के पैटर्न देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से अब हर एग्ज़ाम में प्रश्न के पैटर्न बदल रहे हैं। प्रश्न अब आसान तरीके से नहीं पूछा जा रहा है। किसी भी रचना को या किसी रचना के प्रकाशन से संबंधित ही प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि उस रचना के अंदर से प्रश्न को बहुत ही गूढ़ता से पूछा जा रहा है। अब परीक्षा जो हो रहा है वो चयन के लिए नहीं होता है। परीक्षा होता है कि कितने से कितने कैंडिडेट को छांटा जाए। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। तो आइए आज हम इस नेट के पेपर को सॉल्व करेंगे। और आपको अगर नेट के और भी पेपर चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो हम अगले वीडियो में भी नेट पेपर को ही लेकर आएंगे। क्योंकि आपके बताने के अनुसार ही वीडियो बनाने के लिए तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। शायद इस चीज़ को आप लोग समझते ही होंगे। तो चले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, दोस्तों में शेयर भी कर दे। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए प्रश्नों के क्रम को देखते हैं। पहला प्रश्न है जो कि व्याकरण से है। राय, खेत, दहिना तथा कवि में तद्भव शब्द है। तो देखिए यहाँ पर कवि का मात्रा गलत है, तो हम पहले इसको सही कर लेंगे। और प्रश्न में पूछा गया है, तो शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर तद्भव ना होके तत्सम होना चाहिए, क्योंकि 4 शब्द जो दिए हुए हैं ये सभी के सभी शब्दों पे भी हम चर्चा पहले कर लेते हैं। तो राय शब्द ये तद्भव है और इसका तत्सम होगा राजा। खेत शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होगा क्षेत्र। दहिना शब्द तद्भव है जिसका तत्सम होगा दक्षिण। और कवि शब्द यह तत्सम है, तो इसका तद्भव होगा लेखक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ सभी के सभी शब्दों के बारे में तत्सम और तद्भव की जानकारियाँ प्राप्त हो गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है यूनानी, लैटिन, फारसी तथा अरबी में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल है। तो अरबी भाषा जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल है। अगला प्रश्न है इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। तो ऐसा हिगल ने कहा था। प्रश्न है चंदनवाला रास के रचयिता है। तो चंदनवाला रास के रचयिता अशुभ कवि है। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि ईश्वरदास नहीं है, ये शगुन भक्ति काव्य के कवि हैं और ये राम भक्त थे। तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत इनका नाम आता है। अगला प्रश्न है भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। तो उन्होंने तत्सम से अपनी भाषा को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी कि वो अपनी रचना में तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इस पंक्ति के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है रीति का एक भेद अवंती को माना है। किसने माना है? भोज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। अगला प्रश्न है शब्दार्थ युर्थ थावत सह भावेन विद्या साहित्य विद्या कथन है यह राजशेखर का। अगला प्रश्न है टॉमस स्टर्न्स एलियट के अनुसार परंपरा क्या है। तो परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंग है। तो ये टॉमस स्टर्न्स के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काव्य शास्त्र से व्याकरण से एक प्रश्न मिला, उसके बाद काव्य शास्त्र से प्रश्न देखने को मिला। तो आजकल जो प्रश्न सबसे पहले प्रश्न हो रहा है उसमें काव्य शास्त्र से बड़े कठिन कठिन प्रश्न को सामने रख दिया जाता है ताकि जो
स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं वो कंफ्यूज हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़कर आगे बढ़ते जाना है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। जो प्रश्न आ रहा है पहले उसको करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपका समय का बचत होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक क्लिथ बुक्स है। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है, तो पाठ संरचना ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, एजरा पाउंड। अगला प्रश्न है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मुख्यतः, तो मुख्यतः उन्होंने कवित छंद का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाएं नहीं है, तो रसिक प्रिया की टीका और ईश्वरी प्रसाद नारायण का ये लिखा हुआ ये ब्रजभाषा में लिखी टीका नहीं है। अगला प्रश्न है तपे लागी जब जेठ अषाढ़ी, मोही प्यूबिनी छाजनी भई गाढ़ी, तन तिन उर्भा झूड़े खरी, भई बरखा दुख आगनी जरी। इस पूरे करवक में नागमती के विरह दशा के बारे में यह विचार और यह कथन आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह आशिक मशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण मनोहर माधुर्य मनोहर है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है मैं विरहीन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाक्षिणा, मोह पे सहा न जाए। इस पंक्ति में प्रेम विरह की अतिशयत स्थिति का वर्णन हुआ है। विरह अतिशयता का स्थिति का वर्णन किया गया है इस पंक्ति में। अगला प्रश्न है तो पर बारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है, तो इस दोहे में सखी राधा से राधा के रूप की तारीफ करके उनका मान छुड़ाती है। अगला प्रश्न है हम राज लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का विचार नहीं है, तो यहाँ पर उर्मिला का विचार नहीं है। तो क्या उनका विचार नहीं है? कथन है कि राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ऐसा उर्मिला का विचार नहीं है। उर्मिला यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कह रहती है कि सच्चा सुख तो कृषक ही भोगते हैं, हम राज के लिए मरते हैं, लेकिन राज सुख ये भाग्यशाली लोगों को प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण का प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये पुरैन शब्द जो है ये एक जल में विकसित होने वाला एक प्रकार का एक पौधा, बड़ा सा नहीं कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी उस पर पानी की बूंद नहीं ठहर पाती है, उसी प्रकार से ये पुरैन का पत्ता भी होता है। तो यहाँ पर पंक्ति को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इन्हीं से संबंधित कुछ पंक्ति भी आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें प्रेयसी की निर्दयता का वर्णन किया गया है इस पंक्ति में, कि जल में रहकर भी उसमें किस प्रकार से वह पानी से भिन्न है, उसी प्रकार से प्रेयसी अपने प्रिय को निर्दयता के लिए ये पंक्ति का प्रयोग कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरुष पुनरस्त परे ही पुरापना बात इवाह मसीमा। उर्वशी का तृतीय अंक इस विज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वातहर लतिका वह सुकुमार, परी है छिन्नधार। इसका व्यांश का प्रतिपाद है पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपको
पंक्ति के अनुसार जो पूछा जा रहा है उसी के अनुसार से उत्तर देना है, ना कि अपने दिमाग को नहीं लगाना है। क्योंकि आजकल हो सकता है कि आप प्रश्न को इस पैटर्न में देखें कि ऐसा नहीं है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, अब स्त्रियाँ स्वतंत्र है, आज़ाद है, ऐसा अपना लॉजिक नहीं लगाना है। आपको अपने प्रश्नों को देखकर और पंक्ति को देखकर उसके अनुसार से आपको उत्तर को देना है या उत्तर का चयन करना है, ना कि अपने तरफ से अलग से एक दिमाग लगा लेना है। इसी प्रकार से जैसे गद्यांश और पद्यांश को आप जब सॉल्व करें तो उसमें आप उसी के अनुसार से उत्तर का चयन करें, ना कि अपने अनुसार से उसका उत्तर का चयन करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शिवपालगंज गांव का चित्रण। ये राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उनसे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न है बड़े आदमियों को अपने नाक दूसरों की जान से प्यारी होती है, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान की किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो यह भावाभिव्यक्ति धनिया की है, यानी धनिया ने इस कथन को कहा था कि बड़े आदमियों को अपनी नाक जान से भी प्यारी होती है, तो हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं होती है। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है? तो परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है और ये जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, अदिम रात्रि की महक कहानी। वैसे ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की ही कहानी है, लेकिन ये कहानी ठुमरी संग्रह में नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, किसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रित बनाया? यह कथन किसका है? तो यह कथन भावदेव पांडे का है। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो भारत दुर्दशा के आखिरी भाग में भारत भाग्य भारत को जगाता है, भारतेंदु का ये नाटक है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ? तो यहाँ पर बड़ूची हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के क्रोध को जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन के उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है जितना सफल भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है? निबंध संकलित है। प्रश्न है विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के बन की का शीर्षक कविता से प्रेरित गिरजा कुमार माथुर की कविता है। कविता गिरजा कुमारी माथुर की कविता से है। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ेंगे। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के बन की का शीर्षक कविता से प्रेरित है गिरजा कुमार माथुर की कविता। अगला प्रश्न है तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। अगला प्रश्न है मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित पात्र नहीं है। तो सुदेशर मुर्दहिया
रचनाकार के परिवार से संबंधित पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? तो लेखक के पिता हरिवंश राय बच्चन के पिता गीता का वाचन मौन रहकर करते थे। अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधित धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? तो ये तीसरा छंद से ली गई है। अगला प्रश्न है, केशवदास के बारे में सही है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। तो राम सतसई आचार्य शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। तो प्रहलाद चरित, रणधीर, प्रेम मोहिनी इनका रचना है। रणधीर और प्रेम मोहिनी ये अलग अलग रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो निराला जी में बहुस्पर्शनीय प्रतिभा है और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव पड़ा है। ये स्थापनाएं आचार्य शुक्ल की है निराला जी के लिए। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली आलोचना के संबंध में सही तथ्य है। तो पद्मश्री शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभावशाली आलोचना है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? तो दशक रूपक और साहित्य दर्पण ये रस से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी लिखने वाले चोटी कवियों में से एक थे। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। तो प्रिय प्रवास खरी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसमें छंदों में तुकांता नहीं है। प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो इसमें से कथन को देखेंगे। राम की शक्ति पूजा से लिया गया कथन है, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। अगला प्रश्न है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? तो कवि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि गीत बेचने के लिए मजबूर है। कवि कहते हैं आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। हालांकि भवानी प्रसाद मिश्र को अपनी कविता बेचनी पड़ी थी, तो इन्होंने अपनी एक कविता में लिखा था, हाँ मैं गीत बेचता हूँ। उनकी अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने था, इसलिए उन्होंने अपनी रचना को बेची थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। तो सीमाएं टूटती है, कथा कहो उर्वशी, ये अमृतलाल नागर की नहीं है। अगर सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखा जाए और ध्यान से सभी पर चर्चा किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं सभी पर चर्चा नहीं कर पा रही हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, सहदेव और मिशन। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं, तो अज्ञेय के उपन्यास के पात्र भुवन, सरस्वती है। अगला प्रश्न है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो झूठा सच में विभाजन की त्रासदी है, सांप्रदायिक दंगों की भयानक स्थिति को दर्शाया गया है, भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। तो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तो तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज और सिंहपुर बाजार, ये दोनों जगह स्थान का चित्रण किया गया है तीसरी कसम नामक कहानी में। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है।
देखिए, उसने कहा था कहानी के बारे में, आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, उसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। तो इनका निबंध संग्रह कामधेनु और आगम की नाव है। और अध्यापन पूर्ण सिंह का निबंध है कन्यादान सच्ची वीरता, इनका ये निबंध है। और इन्होंने 3 ही निबंध लिखे थे, अध्यापक पूर्ण सिंह, और तीसरा निबंध है मजदूरी और प्रेम। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम के तुर्खम पाठ के संदर्भ में सही है। तो इसमें सही है कि एक टायर की राम कहानी है, लेखक और चालक की कहानी है, लेखक के चालक की कहानी है। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संकृत्यायन की पुस्तक है मेरी लद्दाख यात्रा, और तिब्बत में 100 नहीं, यहाँ 1.25 वर्ष, तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो ये इनका यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। तो अलंकार के अंतर्गत आते हैं दीपक अलंकार, उल्लेख अलंकार। प्रश्न है, अस्तित्ववाद की विशेषता है जीवन की निरर्थकता का बोध, मृत्यु बोध। प्रश्न है, पूर्वा द्वारा कहे गए संवाद है। तो पूर्वा के द्वारा कहे गए संवाद है, मैं तुम्हारे हाथ का नीला कमल हूँ, प्रेम केवल जलन नहीं है, यह अमृत शिखा भी है, ऐसा पूर्वा ने कहा है। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित नहीं है। तो जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। अब जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान, इसमें आपको मिलान नहीं करना है, बल्कि इस सूचियों में कहीं कहीं तो लेखक के और उनके रचना का नाम है, कहीं उस स्थान विशेष से संबंधित है। तो आपको बस जल्दी जल्दी इसे देखते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अभी वीडियो में काफ़ी समय लग गया और ये वीडियो शायद लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी करना भी चाहती हूँ। तो सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। होली, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। पीछे मत फेंकिए, बालकृष्ण भट्ट का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरी जन्मभूमि। और अगला है परंपरा बंधन नहीं, यह विद्यानिवास मिश्र का है। अगला फिर सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो अभिमन्यु अनंत मॉरिशस, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी, शौर्य प्रताप प्रसाद वीरे सूरीनाम, और सहोदरा शिव ये ट्रिनिडाड है। अब सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे, बसंत ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य संग्रह है। जुलूस रुका है विवेकी राय, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर, लौट आ ओधार दूधनाथ सिंह, हम हसमत कृष्णा शोभती, आज के अतीत भीष्म साहनी। तो यहाँ पर कवियों के रचनाएं दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न का है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ देखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी, राष्ट्रपति का आदेश 1960 ईस्वी, राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी, राजभाषा नियम 1976 ईस्वी। अगला सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, जो कि काव्य शास्त्र से लिया गया है। प्लेटो, इयान बिमसाल्ट, W.K. लिबिटरी, क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस, द ग्रेट ट्रेडिशन। अगला सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। लाहौर, ये झूठा सच उपन्यास में लाहौर स्थान का नाम है। रागदरबारी शिवपालगंज गांव का वर्णन किया गया है रागदरबारी उपन्यास में। बाणभट्ट की आत्मकथा में कानिकुब्ज, उसने कहा था
इसमें अमृतसर स्थान का वर्णन है। अब फिर सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करता है। धरती धन्य अपना ये दलित जीवन पर आधारित है। तमस राजनीति बोध पर। मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास। आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी। तो इस प्रकार से आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, ये परिवर्तन से लिया गया है, सुमित्रानंदन पंत का है। तुम भूल गए पुरत्व मोह में कुछ सत्ता है, नारी की, ये कमायनी से ली गई पंक्ति है। उसके बाद सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर घरे, ये सांध्य गीत से लिया गया है। अगला प्रश्न अगला है जो कि पंक्ति है, प्रिय प्रवास से आलोक का आकाश कैसा, उपल विष्टि हुई तमसा छा गया, पट गई मही कंकर पात से, ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है। श्रृंगार मंजरी ये चिंतामणि का है। साहित्य सार मतीराम का है। रस सारांश भिखारी दास का, प्रेम चंद्रिका देव का है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, इस प्रकार से कवियों का सही कालक्रम है। तो कवियों के कालक्रम से भी बहुत सारे आजकल प्रश्न आ रहे हैं। 3-4 प्रश्न तो मिल ही जाते हैं, तो इसलिए कवियों के क्रम को भी आपको ठीक से देखना होगा। प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम है, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल और तमस, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का क्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार से है, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारत की भाषा समस्या, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। देखिए नेट का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, तो हमारे पास में ही एक व्यक्ति वो गए थे तो देकर आए वो एग्ज़ाम, तो इस प्रश्न के बारे में हमसे चर्चाएं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल को हमने इस प्रकार से सबसे पहले क्रम में लगाया क्योंकि आदिकाल लिखा है। तो आप भी ऐसा गलती ना करें, क्योंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम देखकर इसको पहले क्रम में ना लगा दें। कवि की रचनाओं से संबंधित क्रम में लगाने के लिए भी पूछा जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये सभी रचनाएं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है, बकलनम खुद, आलोक पर्व, अस्मिता के लिए, मन पवन की नौका। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही अनुक्रम है। तो देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही अनुक्रम है, सौरसैनी, नागर, अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। अगला प्रश्न है जो कि सूची 1 में सूची 2 के साथ है। तो यहाँ पर पंक्ति है और पंक्ति को हम देखेंगे और उसके बाद कवि के नाम को भी देखेंगे। प्रकृति जाई जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधी न काहू करी, ये सूरदास की पंक्ति है। आगे है, बहुचित्र चित्र बनाए है, बनाए कै हरि, रचियो क्रीड़ा रास, जो ही न इच्छा झूली बेके, यही विधि केरी बास। यह कबीरदास की है। और आगे है, थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुम सजल सकल बार बार हटकी, ये मीरा की पंक्ति है। अगली पंक्ति है,
गुरनित मोहि प्रबोध दुखी देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दम्भ ही नीति की भावई। ये तुलसीदास की पंक्ति है। अब निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर काव्यदर्श, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती, औचित्य, विचार, चर्चा। अब यहाँ पर अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आइए अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन है, दलित विमर्श पर वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। और कारण है क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकते हैं। तो ये सत्य है, लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण से ही प्रश्न है। अब यहाँ पर 2-3 आपको प्रश्न अभिकथन और कारण से आएगा, तो इसे भी देखना है क्योंकि 4-5 प्रश्न अभिकथन और कारण से भी आते हैं। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण है क्योंकि वह मानव चरित्र का पर विशेष बल देता है। तो एक असत्य, ये असत्य है, लेकिन आर सत्य है। अगला प्रश्न, अगला अभिकथन है, नाटक एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ये सत्य है, लेकिन आर असत्य है। तो ऐसा नहीं है कि नाटक में केवल उपदेश ही दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। अगला अभिकथन है, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं। कारण है क्योंकि वीरत्व का अभिव्यक्ति कठोर साधन में होती है। ए और आर दोनों सत्य है और आर का एक ही सही व्याख्या है। अगला अभिकथन और कारण से प्रश्न है, वह है, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उत्तर हो जाएगा, ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।